हेलो स्टूडेंट, हम बायोलॉजी का जो यूनिट थी अपनी जेनेटिक्स, उसके चैप्टर नंबर 3 का वीडियो नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो क्या होती है, उसके क्या जो है उपयोग हैं, किस तरीके से उसका मेथड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, क्या होता है कि जो प्रत्येक डीएनए जो होता है वो आपको पता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, जो कि केंद्रक में पाए जाते हैं, जो आनुवांशिकता के लिए आधार होते हैं। तो डीएनए जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है। किसी भी व्यक्ति का जो डीएनए होता है उसकी विशिष्टता के आधार पर उसकी पहचान करने की जो तकनीक होती है वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए विशिष्ट होता है, इसलिए उस डीएनए की विशिष्टता के आधार पर ही डीएनए की पहचान करना के लिए जो तकनीक प्रयोग में ली जाती है उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरी ने खोजा था। किसने खोजा था? एलेक जेफरी ने इस तकनीक को सबसे पहले खोजा था। और भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसकी शुरुआत जो है वो डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वी.के. कश्यप ने प्रारंभ की थी। इस तकनीक को सर्वप्रथम खोजा किसने था? एलेक जेफरी ने। जबकि भारत में इस तकनीक का प्रारंभ जो था वो किसने किया? डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वी.के. कश्यप ने किया था। ठीक है। सभी मनुष्यों का डीएनए जो होता है वो लगभग समान होता है, लेकिन कुछ मात्रा में डीएनए जो होता है वो भिन्न होता है। जो भिन्नता होती है उसके आधार पर ही, डीएनए में पाई जाने वाली इस भिन्नता के आधार पर ही जीव भिन्न भिन्न होते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट डीएनए में एक विशिष्ट स्थल पर स्थित होता है। ठीक है, डीएनए के विशिष्ट स्थल पर एक रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट स्थित होता है। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जो होते हैं उसके अंदर शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस का बना हुआ होता है। डीएनए का शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस होता है वो, जिसे अपन वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं। यानी उस रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारकों का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग हो रहा होता है। ठीक है, रिपीट हो रहा होता है बार बार, और वो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहलाता है। ठीक है, डीएनए में उपस्थित जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है उसमें वीएनटीआर यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, यानी उसमें कितने रिपीट्स हो रहे हैं उनकी संख्या और स्थिति जो होती है वो डीएनए के अंदर कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, डीएनए में उपस्थित जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट होता है, बताया रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एक सीक्वेंस होता है, रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा। उसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस की जो संख्या होती है और जो स्थिति होती है उनकी, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। वीएनटीआर पर जो है निर्भर करता है। दो व्यक्तियों के जीनोम में समान रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यदि काटा जाए, उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट पर क्या होती है? कट लगाते हैं। तो किसी भी जो जीनोम है उनमें समान रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यदि उसे काटा जाए तो दोनों व्यक्तियों से प्राप्त जो डीएनए हैं उनकी जो लंबाई होगी वो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट कहलाती है। ठीक है, दो भिन्न भिन्न लंबाई के बनेंगे, दोनों के अंदर अलग अलग एंजाइम काम करेंगे क्योंकि वो प्रत्येक एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट पे काम करता है। तो जो भिन्न भिन्न लंबाई के रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट बनते हैं, इन रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लंबाई जो है में पाई जाने वाली जो भिन्नता है वो ही भिन्नता क्या कहलाती है? अलग अलग होगी रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की भिन्नता, लंबाई में भिन्नता, तो वो कहलाती है रिस्ट्रिक्टेड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जो भिन्नता बोलते हैं इसको, वो भिन्नता कहलाती है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ में जो भिन्नता, तो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। ठीक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका ये आधार है। इसमें रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स जो होते हैं उनमें ही जो है उन्हें अलग किया जाता है, उनमें अलग करने के बाद मैचिंग की जाती है, वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, जिसके किसकी सहायता से अलग करते हैं हम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से अलग करते हैं। प्रत्येक के अंदर वीएनटीआर जो होते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पर अलग अलग होते हैं। जब अगर दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाए तो दोनों के अंदर प्राप्त होने वाली रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की जो लंबाई है वो कैसी होगी? अलग अलग प्राप्त होगी। ठीक है, और उस लंबाई में पाई जाने वाली भिन्नता के आधार पर ही हम इसे क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म।
लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो डीएनए को आप वीर्य से प्राप्त कर सकते हैं, सीमन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रक्त से प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा हेयर बल्ब से प्राप्त कर सकते हैं, जो बाल होता है उसकी काय होती है उससे प्राप्त कर सकते हैं, या शरीर के अन्य भागों की कोशिकाओं से भी इसको लिया जा सकता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम? वीर्य से, सीमन से, ब्लड से, हेयर बल्ब से, या शरीर के किसी अन्य कोशिका से भी लिया जा सकता है। अब इसके क्या क्या चरण हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते क्या है? तो सबसे पहले तो जिस व्यक्ति का आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने जा रहे हैं उसके अंदर से डीएनए का पृथक्करण किया जाता है, उसकी कोशिकाओं से डीएनए का पृथक्करण किया जाता है। तो कोशिका का लयन कर दिया जाता है जिससे कि डीएनए को कोशिका से क्या किया जा सके? अलग किया जा सके। इसके लिए अपकेंद्रण की प्रक्रिया यूज़ करते हैं जिसे उच्च गति रेफ्रिजरेटेड अपकेंद्रण द्वारा किया जाता है, जिसमें बहुत तेज़ी से अपकेंद्रण जो है उसको रोटेट किया जाता है और वो अपनी सांद्रता के आधार पर जो है वो नीचे की तरफ बैठता जाता है। तो उच्च गति वाला रेफ्रिजरेटेड अपकेंद्रण द्वारा, यंत्र के द्वारा इसको क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। डीएनए कम होने पर, मान लीजिए पृथक किया हुआ डीएनए कम है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उस डीएनए को फिर एम्प्लीफाई किया जाता है, यानी उस डीएनए की संख्या जो है उसको, उसकी मात्रा जो है उसको बढ़ाया जाता है। तो वो जो बढ़ाने के लिए, उस डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए, उस डीएनए का आवर्धन करने के लिए जो विधि प्रयोग में ली जाती है उसे कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक तरह की फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है और उस छोटी सी डीएनए प्रति की बहुत सारी प्रतियां बना देती है। इसे अपन डीएनए का आवर्धन या एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जो कि पीसीआर तकनीक के द्वारा होता है। इस तकनीक को अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, बाद में आपके सिलेबस में भी है ये। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा विदलन। ठीक है, अब हमें पृथक करना है उसको, हम डीएनए को तो अलग कर लिया, अब डीएनए में भी हमें वो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट चाहिए। तो हम डीएनए में से रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को विदलन करेंगे, अलग करेंगे, और अलग करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कहलाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा विदलन। टॉपिक नंबर 2 देखिए, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के लिए विशिष्ट स्थल पहचानने वाले एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा इसे काटा जाता है। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो डीएनए के अंदर से कट लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो कि एक स्पेसिफिक साइट पर, डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक साइट होगी, उस साइट पर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है वो कट लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डीएनए को क्या करते हैं? पृथक करते हैं। पृथक करने के बाद उसका विदलन करते हैं, किसकी सहायता से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से। अब हमें वो प्राप्त हो गया, अब हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसको क्या करना पड़ेगा? पृथक करना पड़ेगा डीएनए के खंडों को। तो डीएनए के खंडों को अग्रोज जेल जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ की जाती है। ये भी आपके डिटेल में टेक्निक अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो लेकिन आप अभी ये ध्यान रखिए, खाली इससे सेपरेशन होता है, खाली इसको अलग करने के लिए है तकनीक। डीएनए खंडों को एग्रोज जेल द्वारा आणविक आकार के आधार पर अलग अलग किया जाता है। इन अलग अलग डीएनए खंडों को फिर एक रंजक, इथिडियम ब्रोमाइड, जो कि एक अभिरंजक होता है और वो प्रतिदीप्ति उत्पन्न भी करता है, प्रतिदीप्तिशील रंजक होता है इथिडियम ब्रोमाइड, उससे इस डीएनए को अभिरंजित कर दिया जाता है और फिर पराबैंगनी प्रकाश के अंदर देखा जाता है। तो पराबैंगनी प्रकाश में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो टेक्निक है, थर्ड हो गई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके द्वारा इसको खंडों को क्या कर रहे हैं? हम अलग कर रहे हैं। और अलग करने के लिए कौन सी जेल यूज़ कर रहे हैं? अग्रोज जेल। और इसके साथ साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रतिदीप्तिशील रंजक, जिसे क्या बोल देते हैं हम? इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट इज द सर्दन बेड ब्लॉटिंग। ठीक है, सर्दन ब्लॉटिंग जो होती है वो डीएनए के पृथक्करण की एक विधि है। सर्दन होती है, एक नर्दन होती है और एक वेस्टर्न होती है। तो सर्दन डीएनए के लिए होती है, नर्दन आरएनए के लिए, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए। तो सर्दन ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं हम इसमें, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर बदल दिया जाता है। तो वो टेक्निक कहलाती है सर्दन ब्लॉटिंग। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको पता है द्विरज्जु की होता है या द्विस्टैंडर्ड होता है, तो उसको अलग कर दिया जाता है, एक स्टैंड में परिवर्तित, और उस एक स्टैंड को किस पे स्थानांतरित कर दिया जाता है? एक नायलॉन की शीट पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब उस नायलॉन की शीट पर हम उसे स्थानांतरित कर देते हैं। अब उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोब का यूज़ करेंगे। प्रोब जो होता है वो एक नॉन सीक्वेंस होता है, जिसमें आपको डीएनए जो शॉर्ट सीक्वेंस है उसका सीक्वेंस पता है। आपको पता है डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपस में जुड़ जाते हैं, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपस में क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। ठीक,
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको किस में, सर्दन ब्लॉटिंग के थ्रू, बाद में हमने किस में स्थानांतरित कर दिया, इसको नायलॉन की सीट पर स्थानांतरित कर दिया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्लॉटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लॉटिंग। नेक्स्ट, संकरण। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पर VNTR की स्थिति को डिलीट करने के लिए और सिंगल स्टैंड रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको बताया जुड़ना, संकरण, यहाँ पर वो जो हमने प्रोब है उसका सीक्वेंस हमें पता है और जिसका हम पता करना चाह रहे हैं वो हमने नायलॉन शीट पर ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ हम उसके ऊपर प्रवाहित करेंगे और अगर वो जुड़ जाते हैं तो हम VNTR से जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम, प्रोब का यूज़ करते हैं। प्रोब क्या बताया मैंने आपका, DNA का एक छोटा सा नॉन सीक्वेंस जिसमें आपको पता है कि नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम क्या है, तो वो कहलाता है प्रोब। और वो अगर हम अप्लाई करते हैं इस नायलॉन शीट पे ट्रांसफ़र सिंगल स्टैंडर्ड DNA पर, तो वो VNTR है वो, तो उससे अगर जुड़ जाता है तो प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाता है। संकरण को ही इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब जैसे ही जुड़ेंगे तो क्योंकि ये फ्रैगमेंट जो है आपको पता है रेडियो लेबल्ड है, जब ये रेडियो लेबल्ड है तो ये क्या करेगा, ऑटो रेडियोग्राफी करेगा। तो जैसे ही नायलॉन शीट पर एक्सरे लिया जाता है, रेडियोएक्टिव प्रोब लगी नायलॉन शीट का एक्सरे लिया जाता है, तो एक्सरे पे आपको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ संकरण होगा वहाँ वहाँ इस तरीके के बैंड्स जो हैं आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो रेडियोएक्टिव प्रोब वाले के बैंड के रूप में दिखाई देते हैं जो कि VNTR को सूचित करते हैं। ठीक है, इस बैंड का अन्य बैंड के साथ जिसकी तुलना की जाती है वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच करेगा तो जुड़ सकेगा, नहीं मैच करेगा तो नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार इस तकनीक के द्वारा, जिसे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, हम जो है किसी भी व्यक्ति का DNA जो है वो मैच करा सकते हैं। कैसे मामलों में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और अपराध किया, वहाँ से आपको उसका कोई ऐसा सैंपल मिल गया, तो और आपको जिस पर शक है आप उन सब का DNA लेकर और जो आपके पास आपको सबूत के रूप में मिला है, जैसे ब्लड ड्रॉपलेट्स मिली है, सीमेन मिला है, जो भी मिला है, उससे मैच करा सकते हैं और अपराधी का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार अपराधियों व पारिवारिक अपराधियों का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पारिवारिक मामलों में भी डिग्री पता लगाने के लिए, संतति पता लगा, कई बार एक ही बच्चे पर 2 लोग दावा करते हैं तो उनका DNA मैच कराया जाता है फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, जिससे मैच हो जाता है तो पता चल जाता है। तो इस प्रकार अपराधों की जांच में, पारिवारिक मामलों की जांच में भी DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे के DNA का माता पिता के DNA से मिलाकर वास्तविक माता पिता का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम किसने हत्या का पता लगाना है, बलात्कार हुआ है, संपत्ति उत्तराधिकार है, विवाह विच्छेद है, दीवानी में है, उन सब में जो अपराधी पहचान मामले जो हैं कि अपराधी की पहचान करने में हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं। समझ आया आप सबको। नेक्स्ट है आयुर्विज्ञान और स्वास्थ्य जाँच। गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के दौरान आनुवांशिक रोग और अंतर्जात त्रुटियों की जानकारी प्राप्त जो है वो भी इस तकनीक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निकट संबंधी और रुधिर संबंधियों का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि कौन कौन आपस में निकट संबंधी, उनका ज़्यादातर DNA मैच करेगा, जीनोम मैच करेगा, या कोई ब्लड रिलेशन वाले हैं तो उनका भी जीन मैच करेगा, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैव विकास को समझने में, क्योंकि जो ज़्यादा जैव विकास में एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीकियाँ रखते हैं या पता चल जाएगा कि इनका विकास इसी से हुआ है, तो उनका अधिकतम DNA खंड जो है वो मैच करेगा। तो इस प्रकार जैव विकास को समझने में भी ये सहायक है। जैसे मानव जो है उसके सबसे करीब कौन है या मानव का विकास किससे हुआ है, तो ये भी हम इसकी सहायता से पता लगा सकते हैं। तो जैव विकास को समझने में भी ये सहायता देता है। तो ये आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? DNA फिंगर प्रिंटिंग।